हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास विषय अध्याय 10 उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों के अध्ययन की, जिसमें हमारा उपविषय है कुदाल और हल। कुदाल जो कि पहाड़िया लोगों का प्रतीक और हल जो कि संथाल जनजातियों का प्रतीक माना जाता है। उसमें हम जानेंगे कि हम अपना ध्यान जो है बंगाल की जो गीली ज़मीनों से हटाकर अब सूखे अंचलों पर और स्थायी कृषि के क्षेत्र से हटाकर झूम कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित करेंगे। और अब तक हमने जो ग्रामीण क्षेत्र और स्थायी किसान जो थे उनकी चर्चा की, और अब हम एक जो गीली ज़मीनों से हटकर जो सूखे अंचल हुआ करते जो सूखे क्षेत्र हुआ करते थे और जो एक झूम कृषि पर केंद्रित जो व्यवस्था और जो समुदाय था, उसकी चर्चा हम करेंगे। आप उन परिवर्तनों को देखेंगे जो कृषि अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की ओर विस्तार होने से आए और जिससे राजमहल की पहाड़ियों के इलाकों में स्थित जंगल और चारागाह उस अर्थव्यवस्था में समा गए। और आप यह भी देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र के भीतर किस तरह के झगड़े झंझट कैसे उत्पन्न हुए। अब एक जो कृषक अर्थव्यवस्था एक तरह से थी, उसका जो किस तरह से विस्तार हुआ और राजमहल की पहाड़ियों के इलाकों में जो जंगल और चारागाह थे उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वह किस तरह से समा गई, उसको हम उसमें जो किस तरह के परिवर्तन आए और झगड़े झंझट किस तरह के विवाद उत्पन्न हुए उसको हम जानेंगे। तो राजमहल की पहाड़ियों में, अब राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं उसको हम जानते हैं कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में तो बुकानन के जो राजमहल की जो पहाड़ियों का जो दौरा किया था, जो बुकानन था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट शासन का जो एक अधिकारी जो सर्वेक्षण करता था, उसका जो है उसने दौरा किया था इन क्षेत्रों का। तो उसके वर्णन के अनुसार अब उसने जो वर्णन किए हैं अपने इन सर्वेक्षणों में, इससे क्या है यह पहाड़ियाँ अभेद लगती हैं। वह बहुत इनको घनी सघन और एक दुर्गम बताता है और यह एक ऐसा ख़तरनाक इलाका था जहां बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। और बुकानन जहां कहीं भी गया वहां उसने निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया और वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आंशिक थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे, और कई उदाहरणों में तो वे अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग गए थे। अब बुकानन ने देखा कि जो वहाँ पर निवासी हैं जो इन क्षेत्रों के, वह क्या है बुकानन को देखकर और जो कंपनी के अधिकारी हैं उनको देखकर एक शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, और जो हैं भी तो वह बात करने को तैयार नहीं है, और कुछ तो अपने जो घर हैं जो इलाके हैं वह छोड़कर भाग गए हैं। तो यह पहाड़ी लोग कौन थे? इसमें वे बुकानन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? बुकानन की पत्रिका में हमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन लोगों की जो तरस खाने वाली हालत थी उसकी झलक मिलती है, और उन स्थानों के बारे में उनसे डायरी लिखी थी। अब जो इन स्थानों और इन स्थानों में रहने वाले लोग हैं उनके स्थिति की जांच और इनकी स्थिति का पता हमें जो है बुकानन की डायरी है, किताब है, उससे हमें पता लगता है। जहाँ भी यह क्या है भ्रमण किया था इसने, तो लोगों से मुलाकात की थी और उनके जो रीति रिवाज को देखा था। और यह पत्रिका हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़े करती है, किंतु यह हमेशा हमें उत्तर देने में सहायक नहीं होती है, और उसकी यह डायरी समय के केवल एक क्षण विशेष के बारे में ही बतलाती थी। अब जो यह उसकी डायरी है वो एक विशेष समय की बात कर रही है, वह पूरे संपूर्ण जीवन काल की उनकी बात नहीं कर रही है, तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुँच पाना आसान नहीं है, और लोगों तथा स्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बतलाती है। अब क्या है वह एक लंबे जीवन काल के बारे में नहीं बताती, बल्कि एक समय विशेष की चर्चा करती है इसकी डायरी और इसकी किताब। तो ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों को अन्य रिकॉर्डों को और
की ओर मुड़ना पड़ा। अब जो हम इसकी जो बुकानन की किताब या डायरी है उस पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं इन पहाड़िया लोगों के जीवन को समझने के लिए, क्योंकि एक विशेष समय की चर्चा कर रही है। तो उसके अन्य जो पक्ष हैं उनके जीवन के, उसको समझने के लिए तो यह इतिहासकारों ने क्या है, अन्य जो रिकॉर्ड्स हैं, जो स्रोत हैं, उनकी ओर हमें वह मुड़े। तो यदि हम 18वीं शताब्दी के जो पूर्ववर्ती दशकों के राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात करें, तो अब जो राजस्व के जो अभिलेख हैं उनसे जो हमें स्रोतों को अध्ययन करने पर जो हमें मिलता है, तो हम जान लेते हैं कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़ियाँ क्यों कहा जाता था। अब ये राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे और वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे। अब उनसे हमें उनके जीवन का पता लगता है, जो राजस्व अभिलेख हुआ करते थे उनसे, तो हमें इनको पता लगता है कि यह जो राजमहल की पहाड़ियाँ थी उनके आसपास रहा करते थे, इसलिए इनको पहाड़िया लोग कहा जाता था। और यह क्या है, जंगल की जितनी भी उपज थी उस पर यह इनका जीवन यापन होता था, उनका गुजर बसर होता था। और झूम खेती किया करते थे और वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर और घास फूस को जलाकर ज़मीन साफ कर लेते थे और राख की पोटास से क्या है उपज बनी ज़मीन पर यह पहाड़ी लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। और वे कुदाल के ज़मीन को थोड़ा खुरच लेते थे और कुछ वर्षों तक उस पर साफ की गई ज़मीन में खेती करके और फिर कुछ वर्षों के लिए पड़ती छोड़कर नए इलाकों में चले जाते थे, और जिस से क्या है कि उस ज़मीन में खोई हुई उर्वरकता फिर से उत्पन्न हो जाती थी, और इसी को झूम खेती भी कहते हैं। तो यह कुदाल से क्या है, एक छोटे से क्षेत्र को साफ करते हैं, उस पर खुरचते हैं उसे और उसको जलाकर साफ करते हैं, उस पर कुछ वर्षों के लिए खेती करते हैं और फिर छोड़कर उसे अगले क्षेत्रों को साफ करने और वहाँ खेती करने के लिए चले जाते थे। तब तक जो छोड़ी गई इनकी ज़मीन है वह क्षेत्र क्या है फिर से उर्वरक हो जाती थी और विकसित हो जाती थी कृषि करने के लिए। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि बुकानन का जो बार बार जिक्र आ रहा है, आखिर यह था कौन। तो बुकानन कौन था? तो फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक था, एक डॉक्टर्स था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया। अब इसने बंगाल के सेवा जो चिकित्सा सेवा था, मेडिकल सर्विस थी, उसमें इसने 1794 से 1815 तक का काम किया था। और कुछ वर्षों तक क्या है वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड्स वेलेंजी का भी शल्य चिकित्सक रहा है, उनका पर्सनल जो डॉक्टर्स था वह रहा था। तो कलकत्ता जो वर्तमान में कलकत्ता है के अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की, और जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाता है। अब जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया वह उसकी स्थापना क्या है, लॉर्ड वेलेंजी जो बुकानन है उसने ही की थी। और वे क्या है थोड़े समय के लिए वनस्पतिक उद्यान के प्रभारी रहे। अब क्या है वह जो वनस्पति उद्यान है उसके भी प्रभारी रहे, और बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का है विस्तृत सर्वेक्षण भी किया। अब जो उनके अनुरोध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अधिकारियों द्वारा अनुरोध किया गया, तो इन्होंने क्या है सर्वेक्षण का काम भी किया। तो 1815 में वह बीमार हो गए। अब इनकी जो बीमार हुए 1815 में और इंग्लैंड चले गए। तो अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वे उनकी जायदाद के वारिस बने। अब जो उनकी माता की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, यह लंदन चले गए, और लंदन जाने के बाद क्या है जो इनकी माता की जो भी जायदादें थी उनका जो है वारिस बने। तो उन्होंने क्या है उनके वंश के नाम हैमिल्टन को भी अपना लिया। अब जो हैमिल्टन इनके माता के वंश का नाम था उसको भी इन्होंने अपना लिया, और इसलिए उन्हें क्या है अक्सर क्या है बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता है। तो यह इनका पूरा जीवन काल था। अब क्या है उन जो जंगलों से पहाड़िया लोग खाने के लिए महुओं के फूल इकट्ठे करते थे। अब यहाँ पर हम जो पहाड़िया लोग थे उनके जीवन की बात कर रहे हैं। तो यह आ गया जो पहाड़ी लोग हैं अपने जीवन यापन करने के लिए पहाड़ी लोग जंगलों से महुआ के फूल इकट्ठे करते थे। उन्हें बेचने के लिए रेशम मिल जाती थी, कोया और राल और क्या है काठ कोयला भी बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे जंगलों से। और पेड़ों के नीचे जो है छोटे छोटे पौधे उग आते थे, और पड़ती ज़मीन पर जो घास फूस की हरी चादर सी बिछ जाती थी वह क्या इनके पशुओं के चरने के लिए चारागाह का काम करती थी। तो एक दृश्य हमें एक दिखता है इस तरह के घास फूस से झोपड़ियाँ बनाया हुआ दृश्य और छोटी झाड़ियाँ निकली हुई जो कि इनके चारागाहों के काम में आती हैं। तो ऐसा चित्र दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो इस चित्र को हम पढ़ते हैं। तो राजमहल की पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी गांव
अब क्या राजमहल की पहाड़ियों में ही स्थित एक पहाड़ी गांव का जो छवि है दिखाया गया है। और इस चित्र को 1882 में क्या है विलियम हॉजेस द्वारा के चित्रित किया गया था। और विलियम हॉजेस एक ब्रिटिश कलाकार था और जो कैप्टन कुक के साथ उसकी प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्र यात्रा 1772 से 75 तक के दौरान प्रशांत क्षेत्र में गया था और वहां से भारत आया था। और 1781 में वह भागलपुर के कलेक्टर्स ऑगस्टस क्लीवलैंड्स का मित्र बन गया था। और क्लीवलैंड्स के निमंत्रण पर हॉजेस 1882 में उसके साथ जंगल महालों के भ्रमण पर गया था। और वहाँ हॉजेस ने कई एक्वाटिंग कह तैयार किए थे। और उस समय के अनेक चित्रकारों की तरह हॉजेस ने भी बड़े सुंदर सुंदर रमणीय दृश्यों की खोज की थी। और उस समय के चित्रोत्पम दृश्यों के खोजी कलाकार स्वच्छंदवाद की विचारधारा से प्रेरित थे। और इस विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति की पूजा की जाती थी और उसके जो सौंदर्य एवं शक्ति की प्रशंसा की जाती थी। और रोमानी कलाकार यह महसूस करते थे कि प्रकृति के संलाप संबंध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कलाकार प्रकृति के निकट संपर्क में आए और अपने ग्राम गीतों में प्रकृति का चित्रण करे और आधुनिक कृत्रिम सभ्यता से दूषित न हो और अज्ञात भूदृश्यों को खोजे और छाया एवं प्रकाश के अलौकिक आनंद का लाभ उठाए। तो यहाँ पर हमें इस चित्रकार विलियम हॉजेस के बारे में पता लगता है कि वह किस तरह से भारत में आया और वह जो उसकी चित्रात्मक जो शैली थी वह क्या है स्वच्छंदवाद की जो विचारधारा है उससे प्रेरित हुआ करती थी। स्वच्छंदवाद यानी कि प्रकृति से संबंधित जो तस्वीरें हैं वह बनाना और प्रकृति से अपने जुड़ाव को वह दिखाना अपने चित्रों के माध्यम से। तो प्रकृति के इन्हीं रहस्यों की खोज में क्या है हॉजेस ने राजमहल की पहाड़ियों को भ्रमण किया था और उसे समतल सपाट भूखंड नीरस लगे जबकि विविधतापूर्ण नीची ऊंची उबड़ खाबड़ जो ज़मीनों में सुंदर दर्शन हुए। अब जो उसके जो सफ़ेद सपाट जो ज़मीनें हुआ करती थी वह उसे नीरस लगी और जो पहाड़ से भरे उबड़ खाबड़ जो ज़मीनें थी वैसे क्या है सुंदर रमणीय और दर्शनीय लगी। और औपनिवेशिक अधिकारी जिन भूदृश्यों को भयंकर तथा उजाड़ उपद्रवी और जंगली लोगों का निवास स्थल मानते थे वे दृश्य हॉजेस की चित्रकारी में मनमोहक और रमणीय दिखाई देते हैं। अब जिन क्षेत्रों को जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वह बेकार मानते थे उन्हें अभद्र जो जंगली लोगों के निवास क्षेत्र के रूप में मानते थे उसको क्या है हॉजेस की चित्रों के माध्यम से उसने उनकी जो सुंदरता है उसको दिखाने का प्रयास किया है। उसको जो हॉजेस को यह क्षेत्र क्या है रमणीय और सुंदरीय लगे थे। अब यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है एक्वाटिंग। ये क्या है ताम्र पत्रोत्कीर्ण यानी तांबे के जो है पट्टी उसकी प्लेट पर क्या है उत्कीर्ण होता है चित्र और एक ऐसी ही तस्वीर होती है जो ताम्र पत्ती में अम्ल की सहायता से क्या है चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती है। अब क्या है एक चित्र के रूप में क्या है अम्लों के कुछ मिश्रण से एक तांबे के प्लेट पर इस तरह के चित्र छापा जाता है उसे क्या है एक्वाटिंग पेंटिंग कहते हैं। तो अब शिकारियों अब जो उनका जो जीवन काल था पहाड़ियों लोगों का अब क्या है शिकारियों झूम खेती करने वालों और खाद्य बटोरने वालों और काठ कोयला बनाने वालों और रेशम के कीड़े पालने वालों के रूप में पहाड़ी लोगों को क्या है ज़िंदगी इस प्रकार जंगलों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुआ करती थी। और वे इमली के पेड़ों के बीच में अपनी झोपड़ियों में रहते थे और आम लोगों के पेड़ों और छाह में आराम करते थे। और वे पूरे प्रदेश को क्या है अपनी निजी भूमि और मानते थे और यह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार बनी। और वे बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे और उनके क्या है मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे और आपसी लड़ाई झगड़े निपटा देते थे और अन्य जनजातियों तथा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई लड़ने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। तो जो इनका यह इनका काम शिकारियों का था झूम खेती करना और खाद बटोरना था खाने की वस्तुओं को इकट्ठा करना काठ कोयला बनाना रेशम के कीड़ों का पालन करना। तो इन सभी के रूपों में इनका जो जीवन है वह जाना जाता है। अब यह क्या है जो प्रकृति से इसी वजह से क्या है बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुआ करते थे। अब यह क्या जिस क्षेत्र में रहा करते थे उस क्षेत्र को पूरी अपनी ही संपत्ति माना करते थे निजी संपत्ति माना करते थे। अगर उस संपत्ति में कोई आता था तो इसको वह खदेड़ दिया करते थे और इस क्या है अगर कोई इनके क्षेत्र पर कब्जा करता था तो इनका जो पूरा नेतृत्व है वह अपने समूह का नेतृत्व करते थे और उससे लड़ाइयाँ लड़ते थे।
अब यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, इसको हम पढ़ते हैं। विलियम हॉजेस द्वारा चित्रित जंगल प्रदेश का एक दृश्य है। जंगल का एक दृश्य दिखाया गया है विलियम हॉजेस द्वारा। और यहाँ पर आप जंगलों से ढकी हुई क्या है नीची और ऊंची पहाड़ियाँ हम देख पाते हैं, उनकी चोटियाँ देख सकते हैं, जो कि कहीं कहीं वास्तव में 2000 फीट से ऊंची नहीं है। अब क्या है, जो वास्तव में जो पहाड़ियाँ हैं, जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, वह क्या है 2000 से ऊंची नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों को दिखाया गया है। और बीच में खड़ी हुई दुरूह पहाड़ियाँ दिखलाई देती हैं और हॉजेस उनकी दुर्गमता पर बल देना चाहता है। और जो दूर से ऊंची बिल्कुल पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, वह क्या है बहुत विरल दिखाई दे रहे हैं और उन तक पहुँच आसान नहीं है, ऐसा दिखाना चाहता है जो हॉजेस है अपनी चित्रकारी के माध्यम से। तो इन पहाड़ियों को क्या है अपना मूलाधार बनाकर पहाड़ी लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते रहते थे। अब जो इन पहाड़ी को अपना क्षेत्र मानकर और मूलाधार मानकर क्या है पहाड़ी लोग क्या है बराबर क्या है मैदानों पर क्या है आक्रमण कर देते थे। जो मैदानी किसान थे, मैदानी जो क्षेत्र हुआ करते थे, उस पर क्या है इनका आक्रमण होता रहता था। और जहाँ किसान एक साथ स्थान पर क्या है बस कर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। अब जिन क्षेत्रों पर स्थायी कृषि होती थी, जो स्थायी निवासी के रूप में किसान रहा करते थे, उन पर यह आक्रमण किया करते थे कभी कभी। अब ये जो पहाड़िए लोग थे जो आक्रमण किया करते थे, यह क्या अपने आप को विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किया करते थे। और साथ ही ये हमलों मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी क्या है ताकत दिखलाने का भी एक तरीक़ा बन गया था। और इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। तो मैदानों में रहने वाले जो जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी जो मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। और इसी प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु उन्हें कुछ पथकर दिया करते थे। अब क्या है, जो कभी कभी जो आक्रमण है जो पहाड़ी लोगों द्वारा मैदानी क्षेत्रों के किसानों पर, वह क्यों किया जाता था? क्योंकि जो इनको कभी अकाल की स्थिति पड़ जाए, कभी जो खाद्य सामग्री में की कमी हो जाए, तो उस स्थिति में, और दूसरा अपने प्रभुत्व को दिखाने के लिए, और तीसरा जो अपनी जो राजनीतिक सक्षमता है, शक्ति है, उसको दिखाने के लिए, और अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी यह आक्रमण किए जाते थे। तो जैसे कि जो गांव के मुखिया हुआ करते थे, जो जमींदार हुआ करते थे, वही जो कबीलों के जो मुखिया हैं, जो इस पहाड़ी लोगों के समुदायों के जो मुखिया हुआ करते थे, उनको भी जो शांति के बनाए रखने के लिए कुछ जो यहाँ पर खिराज है उसको देना पड़ता था, एक शांति को खरीदने के लिए। तो इसी तरह से जो है पहाड़ियाँ द्वारा नियंत्रित रास्तों का भी इस्तेमाल क्या है अनुमति प्राप्त करने हेतु क्या है उन्हें पथकर दिया करते थे। अब जो उस पहाड़ी इलाकों से क्या है जो व्यापारी जाया करते थे, उनको भी पथकर यानी कि रोड टैक्स देना पड़ता था वहाँ उस क्षेत्रों से होकर व्यापार करने के लिए। तो इसी प्रकार क्या है व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों को नियंत्रित रास्तों को है पथकर देते थे। और जब ऐसा पथकर पहाड़ियाँ समुदाय मुखियाओं को मिल जाता था, तो वे व्यापारियों की रक्षा करते थे और यह भी आश्वासन देते थे कि कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा। तो जो मुखिया हुआ करते थे इन पहाड़ियाँ के, तो वह इन व्यापारियों को रक्षा और इनके जो सामान है उसको नहीं लूटा जाएगा, इनको जो व्यापार करने में सहायता की जाएगी उसकी भी गारंटी देनी पड़ती थी। तो इस प्रकार क्या है कई कुछ ले देकर कई की गई संधि अधिक लंबे समय तक नहीं चली। और यह क्या है 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो चली जब स्थिर खेती के लिए सीमाएं आक्रामक रीति से जो है पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी और अंग्रेज़ों ने जंगलों को कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहित किया। अब जो पहाड़ी लोगों की इस तरह की जो जीवनचर्या थी, जो आय का जो साधन था वह क्या है अब समाप्त होता चला गया, वह लंबे समय तक नहीं चल पाया। और 18वीं शताब्दी के जो अंतिम जो दशक थे उस समय क्या है जो कृषि क्षेत्र में जो विस्तार किया गया और जो इनके क्षेत्रों पर आक्रमण बढ़ता गया और अंग्रेज़ों ने क्या है जो कटाई और सफाई को अधिक प्रोत्साहित
किया और जंगलों को साफ कर बहुत तेज़ी से करने लगे। जमींदारों तथा जोतदारों ने पड़ती भूमि को क्या है धान के खेतों में बदल दिया। अब जो राजस्व की राशि को चुकाने के लिए क्या है अब ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में खेती में विस्तार करना था, ताकि जो है राजस्व और जो आय जो है वो अधिक प्राप्त की जा सके। उसके लिए क्या है अब जंगलों को साफ किया जाने लगा और अधिक खेत विकसित किए जाने लगे और जो जंगल थे उनको क्या है धान के खेतों में बदल दिया गया। तो अंग्रेज़ों के लिए स्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था, क्योंकि उससे क्या है राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सकती थी और निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती थी। अब जो अपने राजस्व की स्रोत हैं उसको बढ़ाने के लिए और जो आगे निर्यात किया जा सके उसको भी बढ़ाने के लिए क्या है इस कृषि क्षेत्र में विस्तार करना अंग्रेज़ों के लिए ज़रूरी था। तो सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी और वे जंगलों को क्या है उजाड़ मानते थे। अब क्या है एक बसा हुआ एक सुदृढ़ जो व्यवस्थित क्षेत्र है उसको अंग्रेज अच्छा मानते थे और जो जंगल हैं उनको क्या है वह उजाड़ मानते थे और वनस्पतियों को क्या है असभ्य और बर्बर उपद्रवी और क्रूर समझते थे और जिन पर शासन करना उनके लिए कठिन था। अब जो वनस्पतियों में और जंगलों में रहने वाले लोग हैं उस पर शासन करना, उसको कंट्रोल में करना उनके लिए मुश्किल था। वह मैदानी क्षेत्र चाहते थे और व्यवस्थित क्षेत्र चाहते थे। अब इसके लिए उन्होंने क्या है महसूस किया कि जंगलों को सफाया उनका करना चाहिए और वहाँ स्थायी कृषि स्थापित करनी होगी और जंगली लोगों को क्या है पालतू व सभ्य बनाना होगा। उनको क्या है सभ्य तरीके सिखाने होंगे जीवन जीने के। तो उनसे क्या है शिकार का काम छुड़वाना होगा और खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें क्या है राजी करना होगा। तो उन्होंने इस तरह के कुछ पैतरे अपनाए कि जो पहाड़ी लोग हैं उनके जो शिकार के परंपरागत तौर तरीके हैं उनको ख़त्म करना होगा और उनको खेती करना और स्थायी खेती करना सिखाना होगा। और ज्यों-ज्यों जो स्थायी कृषि का विस्तार होता गया और जंगलों तथा चारागाहों का क्षेत्र संकुचित होता गया। अब जैसे जैसे जो क्षेत्र था कृषि का बढ़ता गया तो जंगल क्या है सीमित होते गए और इससे क्या है पहाड़ी लोगों तथा स्थायी खेतीहारों के बीच झगड़ा तेज हो गया। अब जो स्थायी खेती करने वाले लोग हैं और जो जंगलों में चारागाह और जंगलों के ऊपर निर्भर रहने वाले लोग हैं उनमें क्या है झगड़ा होने लगा। तो उनमें झगड़ा जो है तेज होने लगा। तो पहाड़ी लोग पहले से अधिक विनियमित रूप से बसे हुए गांवों पर हमले बोलने लगे और ग्रामवासियों के अनाज और पशु धन छीन झपट कर ले जाने लगे। अब क्या है जो पहाड़ी लोगों के जो पहले से बसे जो गाँव हैं उन पर क्या है उनके हमले और तेज हो गए और उनके क्या है जो धन है अनाज है पशु है वह क्या छीनने लगे और उनको छीन कर लूट कर लेकर जाने लगे। तो औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ियों पर काबू की भरकस कोशिशें की और परंतु उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं था। तो औपनिवेशिक जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने वह भी भड़क गए और उन्होंने भी इन पर नियंत्रण करने की जो कोशिशें वह की, लेकिन वह विफल रहे और वह आसानी से इन पर नियंत्रण नहीं कर पाए। तो 1770 के दशक में क्या है ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की जो क्रूर नीति का अपना ली और उनका शिकार और संग्रह करने लगे। अब क्या जो यह पहाड़ियाँ लोग थे उनको मार डालने की एक तरह की नीति अपनाई, उनको ख़त्म करने की जो नीति है उसको अपनाई गई, उनका संहार किया जाने लगा। और उसको फिर तदुपरांत क्या हुआ कि 1880 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर्स ऑगस्टस क्लीवलैंड ने क्या है शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की। अब इन मारकाट और नरसंहार के बाद क्या है 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर ने ऑगस्टस क्लीवलैंड ने क्या है एक शांति की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया और जिसके अनुसार उस प्रस्ताव में क्या था कि पहाड़ियाँ जो मुखियाओं को क्या है एक चाल चलन जो एक वार्षिक भत्ता दिया जाएगा और बदले में क्या है उनसे अपने आदमियों को जो चाल चलन है उसको ठीक रखने की जिम्मेदारी लेनी होगी। और उनसे यह भी आशा की गई थी कि वह अपने बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे कि और अपने जो लोग हैं उनको अनुशासन में रखेंगे। लेकिन बहुत से पहाड़ी मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया। अब जो मुखिया थे उनको एक तरह से खरीदने का प्रयास किया गया और उनको कहा गया कि हम आपको एक राशि दे देंगे जीवन यापन करने के लिए, उसके बदले में आपके जो इलाकों में जो आदमी हैं आपके नियंत्रण में जो आदमी हैं उनको उनका जो चाल चलन है ठीक रखना पड़ेगा, उनको अनुशासित रखना पड़ेगा, उनको नियंत्रण में रखना पड़ेगा। तो जो लेकिन बहुत से क्या है जो मुखिया थे उन्होंने क्या है इस तरह के भत्ते लेने से इनकार कर दिए और जिन्होंने ले भी लिए इस तरह के भत्ते, जिन्होंने स्वीकार कर लिया इस प्रस्ताव को, उनमें से क्या है अधिकांश ने अपने समुदाय में क्या है अपनी सत्ता को खो बैठा। अब जिन मुखियाओं ने इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार किया तो उस समुदाय के जो लोग थे उस मुखिया को उस पद से हटा दिया गया और उस नए मुखिया को बिठा दिया गया। तो उन्होंने अपनी सत्ता भी गंवा दी अगर जिसने स्वीकार कर लिया इस तरह के प्रस्ताव को। तो
औपनिवेशिक सरकार ने वेतन भोगी बन जाने के से उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी या वेतन मुखिया माना जाने लगा था। अब ऐसा भी हुआ कि जो औपनिवेशिक सरकार में क्या है, एक तरह के वेतन भोगी बन गए थे वह मुखिया। तो उससे क्या हुआ, उनका जो वेतन भोगी कर्मचारी और उनके औपनिवेशिक सरकार के अधिकारियों पर ही निर्भर एक कर्मचारी मात्र माना जाने लगा उन मुखियाओं को। और जब शांति स्थापना के अभियान चल रहे थे, जो ये शांति बनाई जाए, शांति की बहाली की जाए, उसके जो अभियान चल रहे थे, तब क्या है, पहाड़िया लोग अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए और बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतर भागों में चले गए थे। अब क्या है, अपने आप को उनसे बदला लेने के लिए, उनसे बचाने के लिए और यह जो लड़ाई है उसको और आगे बढ़ाने के लिए क्या है, वह जंगलों के भीतर चले गए और आगे अंदर चले गए। तो इसलिए क्या है, स्वाभाविक ही था कि पहाड़ियाँ लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते। जब बुकानन ने अपने विवरण में कहा कि जब मैं उनके क्षेत्रों में गया जहाँ पर जाने की किसी की हिम्मत नहीं है, तो उन्होंने एक संदेह भरे और शत्रुतापूर्ण नज़रिए से देखा। तो उनके उस ब्रिटिश अधिकारी को शत्रुतापूर्ण और एक क्रोध से भरे जो आँखों से देखना जो विवरण दिया गया है कि ऐसा देख रहे थे लोग, शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे, बात नहीं करना चाहते थे, भय था लोगों में, उसका यही एक कारण है। तो शांति स्थापना के जो अभियानों के अनुभव और क्रूरतापूर्ण दमन की जो यादों के कारण उनके जो मन में यह धारणा बन गई कि उनके जो इलाकों में ब्रिटिश लोगों की घुसपैठ का अब क्या असर होने वाला है। और उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक गोरा आदमी एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिसने क्या है, उनके जंगल और ज़मीन छीन लिए हैं और उनकी जीवन शैली जीवित रहने की जो संसाधन है को नष्ट करने पर उतारू है। अब उनको हर एक गोरा आदमी, हर एक अधिकारी क्या है, एक ऐसा प्रतीक लगने लग गया जिसने उनसे क्या है, हर कुछ छीन लिया है और उनके जंगल और उनकी ज़मीन को छीन कर उनके जो जीवन के रहने तरीके और उनके जीवित रहने के जो तरीके और उनके जो संसाधन है उनको नष्ट करने पर उतारू आदमी के रूप में प्रतीत होने लगा हर ब्रिटिश अधिकारी। तो वस्तुतः इन्हीं दिनों उन्हें एक नए खतरे की सूचना मिलने लगी। अब क्या है, उनको एक नए खतरे का सामना करना पड़ा उन पहाड़ी लोगों को, और वह था क्या, संथाल लोगों का आगमन। अब जो संथाल लोग थे वह क्या है, कृषि में विस्तार और कृषि को अधिक से अधिक बढ़ाने में विश्वास रखते थे। और संथाल लोग क्या है, वहाँ के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए और ज़मीन जोतते हुए और चावल तथा कपास उगाते हुए उस इलाकों में बड़ी संख्या में घुसते चले आ रहे थे। यानी कि जंगलों का सफाया करते और उस पर लकड़ी लकड़ी का इमारतों के उपयोग के लिए उसको काटना और उस ज़मीन को जोतना और उस पर चावल और कपास को उगाना और उसको फिर काटना, इस तरह की प्रक्रिया करते हुए वह जंगलों का सफाया करते हुए आगे तक आ रहे थे। चूँकि संथाल बासिंदों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जो है जमा लिया था, जो राजमहल की जो निचली पहाड़ियाँ हैं वह क्या है, उन पर उनका कब्जा हो चुका था। अब इसलिए पहाड़ों को राजमहल की पहाड़ियों को जो है राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा था। जो पहाड़िया लोग थे उनको क्या है, राजमहल की पहाड़ी में और पीछे हटना पड़ा था, क्योंकि जो निचले इलाके थे वहाँ पर इस संथालों का जो है नियंत्रण हो गया था। तो पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। अब जो पहाड़ी लोग थे उनका प्रतीक क्या था, वह खेती कुदाल से किया करते थे, क्योंकि पहाड़ों पर हल चलाना आसान नहीं है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर कुदाल का ही प्रयोग अच्छा होता है, तो वह कुदाल का प्रयोग करते थे। अब इसलिए यह क्या है, कुदाल को पहाड़ियाँ जीवन का प्रतीक माना जाता है। अब जो कुदाल है इसीलिए क्या है, पहाड़ियों का जीवन का प्रतीक माना जाता है, और हल को वासिंदों यानी कि नए वासिंदों यानी कि संथालों का प्रतीक माना जाता है। जो संथाल थे वह ज़मीनों को प्लेन कर और उसको समतल कर उस पर हल से खेती किया करते थे, इसलिए क्या है, जो नए वासिंदे थे संथाल, उनको हल का प्रतीक माना जाता है। तो हल और कुदाल के बीच की यह लड़ाई बहुत लंबी चली। तो ये इसी तरह की जो हल और कुदाल की लड़ाई थी वह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया के रूप में सामने आई। अब हम संथाल अगुआ वासिंदे अपने विषय को आगे वीडियो में पढ़ेंगे।